नागपुर में ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। ऑटो रिक्शा चालक मालिक संयुक्त कृति समिति के महासचिव विलास भालेकर ने कहा कि प्रदूषण और ट्रैफिक का हवाला देकर ऑटो परमिट पर रोक लगाना चालकों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने हम दो हमारी दो शर्त पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे करीब 50% ऑटो चालक योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। सरकार से फैसले पर तुरंत पुनर्विचार की मांग की गई है, अन्यथा राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई। जीवन विमा व अपंगत्व विमा योजना, दुसरा आरोग्य विषयक लाभ, तिसरा कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना 50,000 पर्यंत, चौथी पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, पाचवी होती कामगार कौशल्य वृद्धी योजना, सहावी होती 65 वर्षावरील ऑटो रिक्षा चालकांना अनुदान। पण काय अनुदान देणार होते त्यांनी या बाबतीत कुठलाही खुलासा केलेला नव्हता। जसं की आपण बघतो, जीवन विमा व अपंगत्व विमा योजना ही जी परिवहन खात्याच्या अंतर्गत कल्याणकारी मंडळामध्ये त्यांनी दिली, त्याच्यामध्ये त्यांनी कुठलाच खुलासा केलेला नाही। याच्यामध्ये त्या ऑटो चालकांना काय त्याचा लाभ मिळेल, काय त्या संदर्भात त्यांनी ऑटो चालकांसाठी भूमिका घेतलेली आहे, अशी कुठलीही भूमिका त्यांनी त्याच्यामध्ये क्लिअर नव्हती केली। आरोग्यविषयक लाभ म्हणून त्यांनी योजना सांगितली, पण त्या योजनेमध्ये कसा लाभ देणार, त्या ऑटो रिक्षा चालकाला कोणत्या कोणत्या बिमारीवर लाभ मिळणार, या संदर्भातली कुठलीही त्यांनी खुलासा केलेला नव्हता। कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य 50,000 रुपये त्यांनी सांगितले होते। आता ऑटो रिक्षा चालक जर ऑटो चालवत असताना त्याचा ॲक्सिडेंट झाला, त्याचा हात तुटला, पाय तुटला, त्याला जर 2 महिने 3 महिने घरी बसावं लागेल, तर अशा वेळेला त्याला ते 50,000 रुपये कुठपर्यंत पुरतील, किंवा त्याच्या गाडीचं नुकसान होईल तर त्यावेळेस त्याला काय भरपाई मिळणार, या संदर्भातली कुठलीही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केलेली नव्हती। पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना त्यांनी सांगितली, पण त्या हायर एज्युकेशनसाठी किती शिष्यवृत्ती देणार, कुठल्या एज्युकेशनसाठी देणार, या संदर्भात कुठलीही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केलेली नव्हती। आणि 65 वर्षाचा ऑटो रिक्षा चालक झाल्यानंतर त्याला फक्त एकदा 10,000 रुपये देणार आणि त्याची बोळवण करणार, अशा पद्धतीची या सरकारने ऑटो रिक्षा चालकांची कल्याणकारी मंडळाच्या नावाखाली बोळवण केली, असं माझं मत आहे। ऑटो रिक्षा चालकांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याला त्याच्या परिवाराला आर्थिक मदत मिळावी। तिसरी होती ऑटो रिक्षा चालक आणि त्याच्या परिवाराला 10 लाखापर्यंत वैद्यकीय संरक्षण देण्यात यावं। मग त्याच्यामध्ये कुठलीही बिमारी त्याची असो ती त्यामध्ये कव्हर होईल। चौथी होती ऑटो रिक्षा चालकांच्या पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी तरतूद करण्यात यावी व ते 5 ते 10 लाखापर्यंतची असावी। कारण की आजकाल आपण बघतो, उच्च शिक्षण घेताना सगळे व्यावसायिक शिक्षण झालेली आहेत। अशा वेळेला त्या ऑटो चालकाला जर आपला मुलगा इंजिनियर करायचा असेल, MBBS ला ॲडमिशन घ्यायचं असेल, आणि तो जर हुशार असेल, तर आज MBBS ची ॲडमिशन घ्यायला गेला तर डोनेशनमध्ये तर 1-1, 1.5 करोडमध्ये जाते। जर मुलगा जर हुशार असेल आणि त्याला मेडिकलमध्ये जर नंबर त्याचा लागत असेल, तर त्याला ते 4 वर्षाची 5 वर्षाची फीस जी येते, ती फीस त्याला कमीत कमी 10 ते 15 लाखापर्यंत असते। तर अशा वेळेला 5 ते 10 लाखापर्यंत जर त्याला मदत झाली, तर तो ऑटो रिक्षा चालक आपल्या मुलाला डॉक्टर बनवू शकेल। अशा पद्धतीची आमची त्याच्यात मागणी होती। बेघर ऑटो रिक्षा चालक जे आहेत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, ज्यांच्याकडे स्वतःचं घर नाही, अशा ऑटो रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सरकारने शासकीय जागा ती घ्यावी आणि त्या शासकीय जागेवर ऑटो रिक्षा चालकांसाठी घरकुलची योजना राबवावी आणि त्याच्यामध्ये ऑटो रिक्षा चालकांना घरं उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी एक आमची त्याच्यामध्ये मागणी होती। ऑटो रिक्षा चालक हा जेव्हा नवीन ऑटो रिक्षा घ्यायला जातो, त्यावेळेस त्याला प्रायव्हेट फायनान्सर मोठ्या प्रमाणामध्ये लुटतात, बँकेकडून त्याला कर्ज घ्यावं लागतं। आमचं म्हणणं असं होतं की कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून त्याला बिनाव्याजी ऑटो रिक्षा घेण्यासाठी मदत सरकारने करावी, त्या मंडळाने करावी, आणि ते परतफेड तो बिनव्याजी असल्यामुळे तो करू शकेल, बँकेचं करतोच ना तो। आमची नंतर त्यांना सूचना अशी होती की 65 वर्षाचा ऑटो रिक्षा चालक झाल्यानंतर तो दिवसाला काय कमवत होता। आज मुंबईमध्ये आपण बघितलं तर ऑटो रिक्षा चालक 1,500 ते 2,000 रुपये एका दिवसाला कमवतो।
आमचं म्हणणं असं होतं की तो 1,500 ते 2,000 रुपये जर एका दिवसाला कमवत असेल तर त्याच्या 30% 2,000 असेल तर त्याचा 60,000 रुपये महिना होतो, तर त्याचा 30% 6,000 रुपये महिना त्याला 65 वर्षानंतर मरेपर्यंत पेन्शन मिळावी, ही आमची त्याच्यामध्ये मागणी होती. ऑटो चालकांसाठी अनेक सामाजिक कल्याणकारी योजना राबवण्यात याव्या अशी आमची मागणी होती. ऑटो रिक्षा चालकांना दरवर्षी गणवेश त्या कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून मिळावा अशी पण एक आमची मागणी त्याच्यामध्ये होती. या सगळ्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवत या सरकारने कल्याणकारी महामंडळाची सुरुवात केली आणि फक्त सुरुवात करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक RTOला ही सक्ती केली की तुम्ही ऑटो रिक्षा चालकांना जबरदस्ती या कल्याणकारी मंडळाचे सभासद तयार करा, सभासद बनवा. आमचं म्हणणं असं आहे की जेव्हा आमच्यासाठी तुम्ही मंडळ तयार केलं, त्या मंडळाचा खुलासा तुम्ही अजूनपर्यंत केलेला नाही, मला काय मिळणार याची मला कल्पना नाही, आणि तुम्ही मला सभासद बनवून घेताय ना, 800 रुपये माझ्याकडनं घेताय, मी कसं काय तुम्हाला द्यायचे 800 रुपये आणि का म्हणून मी सभासद व्हायचं? अशा पद्धतीचा आमचा हा प्रश्न आमच्या ऑटो रिक्षा चालकांसमोर उभा झालेला आहे. मैं विलास भालेकर, ऑटो रिक्शा चालक संगठना संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र राज्य का जनरल सेक्रेटरी। आज नागपुर में ये पत्रकार परिषद जो ली जा रही है, सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ ये पत्रकार परिषद है, जिसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो निर्णय हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के लिए लिया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्याणकारी मंडल के नाम पर आप हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल्याणकारी मंडल की घोषणा आपने कर दी और घोषणा करने के बाद में उसमें आपने ये क्लियरिटी ही नहीं दी कि ऑटो रिक्शा चालकों को उसमें से क्या लाभ मिलेगा। आपने केवल लाभ गिनाए हैं, पर वो लाभ किस तरह से मिलेंगे इसका कोई खुलासा आपने सरकार ने नहीं किया है। और हमने जो सूचनाएं बार बार सरकार तक पहुंचाई है कि भाई इस कल्याणकारी महामंडल में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को उसका फायदा मिले। हमने सरकार को 10 तरह की सूचना बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि ऑटो रिक्शा चालकों के परिवार को हॉस्पिटलाइज का जो खर्चा आता है तो उसमें कम से कम 10 लाख रुपए तक के का उसका सुरक्षा कवच होना चाहिए। ऑटो रिक्शा चालक 65 साल की उम्र का अगर होता है तो उसको कम से कम मिनिमम 6 से 10 हजार रुपये के आसपास उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ऑटो रिक्शा चालकों के बच्चे अगर प्रोफेशनली एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, ऐसे समय में उस कल्याणकारी महामंडल से 10 लाख रुपए तक की उसको मदद होनी चाहिए। इस तरीके की हमने 10 योजनाएं हमने सरकार तक पहुंचाई, पर सरकार ने उन सारी योजनाओं को दरकिनार करते हुए आज पूरे महाराष्ट्र के RTO को उन्होंने आदेश पारित किया है कि किसी भी तरह ऑटो रिक्शा चालकों को इस कल्याणकारी मंडल का सभासद बनाइए, जो कि ये अन्यायपूर्ण काम इस महाराष्ट्र में RTO के माध्यम से किया जा रहा है। मैं उसका निषेध करता हूँ और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को जब तक आप सुविधा जो देने वाले उसकी क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक महाराष्ट्र में हम ऑटो रिक्शा चालकों को सभासद नहीं बनने देंगे और ना ही हम बनाएंगे। आप कितना भी हम पर दर्पण लाने का प्रयत्न कीजिए, आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में ये परिस्थिति है कि हर RTO में ऑटो रिक्शा चालक अगर सभासद नहीं बनता है तो उसके RTO के जो कोई काम होते हैं उस काम को रोका जा रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका यहाँ के RTO प्रशासन ले रहा है। हम उस RTO अधिकारियों को भी बताना ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को तकलीफ दे रहे हैं, भविष्य में ये पूरा ऑटो रिक्शा चालक महाराष्ट्र का इकट्ठा होगा और आप सरकार के और प्रशासन के खिलाफ आने वाले समय में बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी आने वाली परसों 15 तारीख को मुंबई में ऑटो रिक्शा चालक संगठना संयुक्त कृति समिति की मीटिंग होने जा रही, जिसमें भविष्य में आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को तकलीफ देने का काम जारी रखा तो निश्चित ही ये उग्र रूप का आंदोलन होगा, जिसका खामियाजाना यहाँ की सरकार को और यहाँ के प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इस समय में जबकि दुनिया में युद्ध का माहौल निर्माण हुआ है और इस समय में महाराष्ट्र में अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं
तो कितना अभी समय के संगत ये आपका आंदोलन होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो युद्ध इस विश्व में चल रहा है, शायद सरकार को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि युद्धजन्य परिस्थिति में हम गरीबों के साथ में न्याय करें, उनके ऊपर अन्याय ना करें। और अन्याय अगर एक तरह से ये सरकार करती होगी तो हम ये समझते हैं कि ये सरकार भी युद्ध ही कराना चाहती है कि क्या। ऐसी परिस्थिति ये सरकार यहाँ खड़ी करने की कोशिश कर रही है। हम नहीं चाहते कि ये सारी चीजें हो। हम ये चाहते हैं कि हमें आंदोलन करने की ऐसी परिस्थिति में नौबत ना आए। महाराष्ट्र सरकार पर जो है कई हजार करोड़ों का अभी कर्जा है, और इतने कर्जा होने के बावजूद भी अगर आप अलग से कल्याणकारी संगठन बना के ऑटो चालकों के लिए अगर आप पैसा उसमें अलॉट कराना चाहते हैं तो ये कितना सही है? पहली बात तो ये है कि सरकार ने अपने पास से कुछ पैसा ही दिया नहीं है। केवल वन टाइम 50 करोड़ रुपए सरकार ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, और उसके बाद में सरकार ने ये तय किया है कि ऑटो रिक्शा चालक ही उसमें साल के पैसे भरेगा। सरकार अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रही, तो हम सरकार से कुछ मांग भी नहीं रहे। हम तो चाहते हैं कि ऑटो रिक्शा चालकों के भरोसे ही ये कल्याणकारी मंडल बने। हमने तो योजनाएं सरकार तक दी है कि आज हमारा ऑटो रिक्शा चालक इंश्योरेंस के पीछे 8,000 रुपये हम लोग भरते हैं हर साल के, जिसका हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को कोई फायदा नहीं होता। अगर ये पैसा कल्याणकारी मंडल में अगर हमारा जाए तो सरकार एक भी रुपया न देते हुए हम सरकार को 100 करोड़ रुपए साल के देने की परिस्थिति में हम रहने वाले हैं। अगर इस कल्याणकारी मंडल को सही ढंग से अगर सरकार चलाने की अगर कोशिश करे तो इस कल्याणकारी मंडल के माध्यम से हर साल के 100 करोड़ रुपए हम सरकार को चलाने के लिए दे सकते हैं। ये परिस्थिति पूरे महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा चालकों की तैयार हो सकती है, पर सरकार उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये शोकांतिका है। नागपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की हरियाली से घिरा हुआ ग्रीन फार्म हाउस एक शानदार और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन है, जहां शांति, सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, खुला वातावरण और सुकून भरा माहौल इस जगह को शादी, रिसेप्शन और हर खास पारिवारिक आयोजन के लिए परफेक्ट बनाता है। 28 आरामदायक और लग्जरियस कमरे, आकर्षक स्विमिंग पूल और विशाल ओपन लॉन के साथ ग्रीन फार्म हाउस आपके खास पलों को शाही अंदाज में यादगार बनाने का वादा करता है। इनका पता है उमरेड रोड, चांपा, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9158111786 and 9552634 530।